हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 2 अगस्त। 2 अगस्त के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों पेपर्स में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो हम एनालाइज करेंगे आज के डेली न्यूज़ एनालिसिस में, विच इज़ ऑल्सो नोन एज प्रीलिम्स डोज। तो इस प्रीलिम्स डोज में हम आगे बढ़ते हैं और इस सेशन में आगे बढ़ने उससे पहले मैं बता दूं कि आप हमसे इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है मयूरी भागवानी के नाम पे। इस चैनल पे आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाया करेगी। साथ में आप मुझसे मेल, ट्विटर और इंस्टाग्राम के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। आपका जो भी डाउट हो, क्वेरी हो, वो आप मुझसे इन पे पूछ सकते हो। आगे बात करते हैं आज के पिंच ऑफ पॉजिटिविटी की। यू आर द आर्टिस्ट ऑफ योर ओन लाइफ, डोंट हैंड द पेंट ब्रश टू एनीवन एल्स। आप अपनी लाइफ के आर्टिस्ट खुद हैं, आपकी लाइफ आपने बनानी है, ठीक है। तो इसीलिए अपना पेंट ब्रश अपने हाथ में रखो और किसी को मत दो। यानी कि जो लाइफ आपको मिली है उसमें चॉइसेस आपकी होनी चाहिए, डिसीजंस आपकी होने चाहिए, क्योंकि वही डिसीजन, वही चॉइसेस आगे जाके रियलाइज होंगी, आपकी गोल्स बनेंगी। अगर ये किसी और का ड्रीम है कि आप यूपीएससी क्लियर करो, आपका खुद का ड्रीम नहीं है, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए इसको रियलाइज़ करना। इसीलिए पहले इसको खुद का ड्रीम बनाओ, फिर इसके ऊपर काम करो। सेम गोज ऑन विथ लाइफ ऑल्सो, ओके। आपकी लाइफ की हैप्पीनेस और किसी के हाथ में नहीं है। आपकी लाइफ में अच्छे या बुरे टाइम्स आपके डिसीजंस के बेसिस पे आते हैं। आप अगर चूज करते हो हैप्पी रहना, तो नो बडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग हैप्पी, ओके। तो यहाँ पे बी द आर्टिस्ट ऑफ योर ओन लाइफ। आगे बात करते हैं आज के टॉपिक्स की। तो GS1 में ज्योग्राफी में देखेंगे IMD फोरकास्ट के बारे में, यानी कि इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के फोरकास्ट के बारे में, और कैसे डिपार्टमेंट जो है फोरकास्ट करता है उसके बारे में देखेंगे। पेपर 2 में गवर्नेंस में देखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, MMDR अमेंडमेंट के बारे में देखेंगे, हेल्थ में देखेंगे अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में, एंड GS3 में डिफेंस में देखेंगे पिच ब्लैक, जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसके बारे में देखेंगे। इंडियन एयरफोर्स के यहाँ पे ये एक्सरसाइज है, इसके बारे में देखेंगे। एंड GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल से, सिविल कोड एंड गवर्नमेंट स्टैंड्स। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये सिविल कोड होता क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, और यहाँ पे बेसिकली इस आर्टिकल में बताया गया है कि गवर्नमेंट का स्टैंड किस तरह से बार बार चेंज हो रहा है और इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। किस तरह से जो गवर्नमेंट का स्टैंड है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, ये इवॉल्व हो रहा है, इसको हम देखेंगे। तो पहले बात करते हैं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। देखो, पहली चीज तो ये समझो, सिविल कोड का मतलब क्या है। जैसे क्रिमिनल कोड होता है, जिसमें क्या होता है कि अगर आपने कोई क्राइम किया है तो उसके रिगार्डिंग क्या सजा आपको होगी, क्या लॉज हैं, ये होता है वहाँ का क्रिमिनल कोड। सिविल कोड का मतलब है कि कोई भी सोसाइटी है उसमें मैरिज के क्या लॉज हैं, मैरिज कैसे गवर्न होगी, डाइवोर्स कैसे गवर्न होगा, मेंटेनेंस का क्या है, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी, इन सभी चीज़ों को लेकर जो लॉज होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सिविल कोड। अभी क्या है, हमारे देश में जैसे माइनॉरिटीज़ वगैरह हैं, इनके अपने अपने से यहाँ पे पर्सनल लॉज हैं। जैसे इस्लाम का एक पर्सनल लॉ है, जैसे आप देखोगे इस्लाम में 4 शादियां कर सकता है कोई भी, ठीक है। लेकिन हिंदुइज्म में ये अलाउड नहीं है, ठीक है। हिंदुइज्म में सिर्फ एक ही शादी अलाउड है, ठीक है। तो वैसे ही मैरिज के लॉज हैं, डाइवोर्स के लॉज, क्योंकि डाइवोर्स कैसे कैसे हो सकता है। हिंदू जो सिविल कोड है, हिंदू इस जो रिलीजन का जो कोड है, पर्सनल कोड, वहाँ पे यहाँ पे डाइवोर्स के अलग प्रोविजन है, इस्लाम के कोड में अलग प्रोविजन है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये बोलता है कि जितने भी सोसाइटी के सेक्शन हैं, चाहे वो माइनॉरिटी हो, मेजोरिटी हो, रिलीजन बेस्ड हो, या जो भी हो, ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन शैल बी ट्रीटेड इक्वली अकॉर्डिंग टू नेशनल सिविल कोड। तो एक ही नेशनल सिविल कोड होना चाहिए, रिलीजन के बेसिस पे ये वेरी नहीं करना चाहिए। ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ओके। तो यहाँ पे प्रीमाइस ये है कि दैट देयर इज नेसेसरी नो कनेक्शन बिटवीन रिलीजन एंड पर्सनल लॉ इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। अगर हम सिविलाइज्ड सोसाइटी का हिस्सा है, हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी का हिस्सा है, तो ऐसी सोसाइटी में पर्सनल लॉज, रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो ये बोलता है कि एक कॉमन सेट ऑफ लॉज होना चाहिए, जिसमें सिविल राइट्स हर सिटीजन के एक जैसे गवर्न हो रहे हैं। और इसी के बारे में हमारे देश के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि आर्टिकल 44 में भी लिखा हुआ है। आर्टिकल 44 जो है वो DPSP का पार्ट है, और ये बोलता है आर्टिकल 44 कि आप यहाँ पे जो स्टेट है उसको ये काम करना चाहिए कि हमारे देश में यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आना चाहिए, ये स्टेट का एफर्ट होना चाहिए, ओके। तो आर्टिकल 44 आपको याद रखना है, ये पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या।
आगे बात करते हैं तो देखो यहाँ पे इसकी ज़रूरत क्या है। ज़रूरत ये है कि हमारे देश में बहुत डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर हर कोई अपने पर्सनल लॉज फॉलो करने लग जाए। ठीक है, पर्सनल लॉज जो है वो इनहेरेंटली अनइक्वल होते हैं, यानी कि उसमें किसी एक को यहाँ पे अपर रखा जाता है और एक को यहाँ पे लोअर रखा जाता है। पर्सनल लॉज जो होते हैं कई बार देखा गया है कि ह्यूमन राइट्स के और मोरालिटी के वायलेशन में होते हैं। ठीक है, और हमारे देश में हमको पता है कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी, जस्टिस, राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। लेकिन ये सब चीज़ें फॉलो नहीं होती है प्रॉपरली पर्सनल लॉज में। ठीक है, रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज में। इसीलिए पर्सनल लॉज एक कॉन्ट्राडिक्शन हमेशा रखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक डाइवोर्स हो रहा है मुस्लिम्स में और हिंदूज़ में, तो यहाँ पे दोनों का जो डाइवोर्स का क्राइटेरिया है अलग अलग होगा। ओके, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत क्या है कि एक तो यहाँ पे एक लीगल सिस्टम सिंप्लीफाई हो जाएगा, सभी जगह पे एक सा लॉ चलेगा, एक सा सिविल लॉ, एक सा पर्सनल लॉ चलेगा। ठीक है, कि डिवोर्स होता है तो इन्हीं ग्राउंड्स पे डिवोर्स हो सकता है, चाहे आप कोई भी रिलीजन से बिलोंग करते हो। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जेंडर पैरिटी आती है। कई सारे पर्सनल लॉज जो है रिलीजन के, जो पर्सनल लॉज है उसमें देखा गया है कि मेल्स आर टर्म्ड टू बी हायर देन द फीमेल्स। ओके, तो यहाँ पे जेंडर पैरिटी, जेंडर इक्वालिटी नहीं है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड ये जेंडर पैरिटी लेकर आएगा, सोशल जस्टिस लेकर आएगा। ठीक है, कोई बायसनेस इसमें नहीं होगी। अब इसका इफेक्ट क्या होगा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो। अब देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड से इफेक्ट क्या होंगे, कुछ पॉजिटिव होंगे कुछ नेगेटिव होंगे। पॉजिटिव इफेक्ट ये होगा पहला तो कि ये नेशनल इंटीग्रेशन लेकर आएगा हमारे देश में, एक सा लॉ होगा तो इंटीग्रेशन बढ़ेगा। दूसरा ये है कि हर पर्सन को यहाँ पे इक्वली ट्रीट किया जाएगा, जस्ट और फेयर मैनर्स में लॉज होंगे। और तीसरा ये कि जो भी कॉन्ट्राडिक्शन है अलग अलग रिलीजन्स के बीच में, आइडियोलॉजीज के बीच में, वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या, जैसे कि देखो कई बार क्या होता है हमारे देश में, जैसे आप देखोगे प्रियम्बल में ही लिखा हुआ है सेकुलरिज्म के बारे में। ठीक है, हमारा देश सेकुलर है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है। इसका मतलब ये कि स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा रिलीजियस मैटर्स में। तो जब स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा रिलीजियस मैटर्स में तो स्टेट कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएगा, तो ये भी एक इशू हो सकता है। दूसरा, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो हैं वो रेजिस्ट कर सकते हैं कि नहीं भैया हमको कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए अपने रिलीजियस इश्यूज़ में। ठीक है, तीसरा एक मेथडोलॉजी का भी इशू है कि किस मेथड के थ्रू ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। अब देखो कोई प्रोविजन होंगे जो हिंदू लॉज के आसपास जाएंगे, कोई होंगे जो इस्लाम के आसपास जाएंगे, कोई होंगे जो क्रिश्चियनिटी के आसपास जाएंगे। तो यहाँ पे मान लो कोई प्रोविजन है जो हिंदू लॉज के आसपास है, ठीक है, या हिंदू लॉज के जैसे हैं, तो यहाँ पे इस्लामिक और क्रिश्चियन सोसाइटीज़ यहाँ पे या माइनॉरिटीज़ जो है ये प्रोटेस्ट करेंगी। अगर कोई इस्लाम लॉ के आसपास चला जाता है लॉ या प्रोविजन, तो हिंदू सोसाइटी जो है, हिंदू कम्युनिटी जो है वो प्रोटेस्ट करेगी। तो मेथडोलॉजी क्या होनी चाहिए, ये एक बड़ा इशू है। ठीक है, अब इसी में अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है, लेटेस्ट जो अभी डिसीजन आया है वो क्या है। लेटेस्ट डिसीजन है 21st लॉ कमीशन का। बेसिकली डिसीजन नहीं, इसको रिकमेंडेशन बोलेंगे। 21st लॉ कमीशन के पास यहाँ पे ये चीज़ गई थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में के बारे में आप बताइए आपका क्या ओपिनियन है। तो 21st लॉ कमीशन ने ये बोला कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की ना तो हमें अभी ज़रूरत है, ना ही हमको ये चाहिए, ना ही ये डिज़ायरेबल है, ना ही ये नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में कल्चरल डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि हम उस पर एक भी जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और यूनिफॉर्मिटी लेकर आना हमारी डाइवर्सिटी को तोड़ने जैसा होगा, डाइवर्सिटी को ख़त्म करने जैसा होगा, और ये टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए भी खतरा बन सकता है। तो क्या करना चाहिए, 21st लॉ कमीशन ने क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि जो पर्सनल लॉज है पहले तो इनका कोडिफिकेशन होना चाहिए। कोडिफिकेशन से क्या होगा, जितने भी प्रीजुडाइजेज या स्टीरियोटाइप्स होंगे पर्सनल लॉज में वो हटा दिए जाएंगे। ओके, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अलाइंड बना दिया जाएगा। ओके, तो कोडिफिकेशन से एक तो ये होगा। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है मैरिज और डाइवोर्स को लेकर सभी रिलीजन्स में। ठीक है, लाइक 18 ईयर्स कम से कम यहाँ पे एज फिक्स हो जानी चाहिए कि 18 ईयर्स से कम अगर कोई भी लड़की है उसकी शादी हो ही नहीं सकती, कोई भी पर्सनल लॉ हो। डाइवोर्स प्रोसीजर्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अडल्ट्री यहाँ पे यानी कि चीटिंग जो होती है, मैरिज में चीटिंग करना, मैरिज में चीट करना, इसको डाइवोर्स का ग्राउंड हर रिलीजन में बनाया जाए। ये कुछ अमेंडमेंट्स हम पर्सनल लॉज में कर सकते हैं अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं भी लाना चाहते हैं तो। ओके, तो ये तो हो गई बात इन सब चीज़ों की बेसिक्स की। अब हम बात करते हैं इस आर्टिकल की। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि सिविल कोड के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल के कोड के बारे में किस तरह से जो गवर्नमेंट का स्टैंड है वो बदलता जा रहा है। अभी देखो अभी क्या हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने यहाँ पे ये बोला है कि लगभग 155 ईयर्स से गोवा में पोर्तुगीज एरा का लॉ चल रहा है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला है।
भी यहाँ पे इसको रिव्यू करने की बातें चल रही है। ओके, तो यहाँ पे किस तरह से चेंज हुआ है स्टैंड, इसको देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। ओके, तो आपको मैं बता दूं सिर्फ गोवा ही है हमारे पूरे देश में जहाँ पे यह यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंटेड है। ओके, तो देखो 1991 से लेके 2004 तक क्या यहाँ पे स्ट्रैटेजी थी गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट का क्या स्टैंड था। गवर्नमेंट का स्टैंड यहाँ पे ये था कि यहाँ पे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है ये सभी सिटीजन्स जो है उसके लिए ज़रूरी है और हम यहाँ पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं। अगर कम्युनिटी यहाँ पे चाहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड रहे, जहाँ पे जैसे गोवा की जो कम्युनिटी है, गोवा की जो सोसाइटी, अगर वो चाहती है कि यहाँ पे सिविल कोड रहे तो वहाँ पे रहना चाहिए। हमारी साइड से कोई यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं होगा माइनॉरिटी कम्युनिटी के इनिशिएटिव्स में या उनके पर्सनल लॉज में। ओके, दूसरी चीज़ ये, फिर अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट आती है। ठीक है, इसमें ये भी सेम चीज़ बोली जाती है कि कंसिस्टेंट पॉलिसी को हम फॉलो कर रहे हैं। हमारी कंसिस्टेंट पॉलिसी यही है कि हम यहाँ पे पर्सनल लॉज जो है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के उसमें इंटरफेयर हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बोली गई। दूसरी चीज़ फिर उसके बाद थोड़ा और यहाँ पे चेंज आता है। चेंज आता है कैसे कि यहाँ पे ये बोला जाता है कि अगर कोई कम्युनिटी खुद आती है, जैसे मान लो गोवा के जो सोसाइटी वो खुद आती है गवर्नमेंट के पास कि भैया हमारे देश में पर्सनल लॉज लेकर आओ या सिविल ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आओ, या जहाँ भी, जैसे मान लो ये इंडिया है, इंडिया में अगर खुद आती है ये कम्युनिटी कि हाँ भाई हमारे लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आइए, हमको नहीं चाहिए अपने पर्सनल लॉज, तो फिर इस पर सोचा जा सकता है, इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट सोच सकती है। लेकिन आगे चीज जाके ये चीज़ भी क्लियर हुई कि बड़ा क्रॉस सेक्शन, ऐसा नहीं कि कोई कम्युनिटी है, जैसे मान लो इस्लाम है, उसमें से दो लोग आ गए और बोला कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ, हमको नहीं चाहिए पर्सनल लॉ, तो ये दो लोग नहीं मायने रखते हैं, एक बड़ा क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, बड़ा क्रॉस सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी आना चाहिए इसके लिए। ओके, इसके बाद देखो गवर्नमेंट का स्टैंड धीरे धीरे बदलने कैसे लगा। गवर्नमेंट ने धीरे धीरे ये समझना स्टार्ट किया कि आर्टिकल 44 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, और ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी कहा था कि हमारे देश में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो होना चाहिए। हालांकि ये मैटर काफ़ी सेंसिटिव है लेकिन इसका इवोल्यूशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इन डेप्थ स्टडी हमको करनी चाहिए डिफरेंट कम्युनिटीज़ की और उनके लॉज की। ओके, अब देखो आज की डेट जो लेटेस्ट हमारे पास रिकमेंडेशन है वो 21st लॉ कमीशन की है, जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। इसमें ये 21st लॉ कमीशन को स्टडी करने के लिए इसीलिए दिया गया था क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव इशू है, और इसको स्टडी करके 21st लॉ कमीशन बोलता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की अभी हमारे देश में कोई ज़रूरत नहीं है, कोई जगह भी नहीं है। ओके, और आर्टिकल 44 जो है, जो ये बात करता है कि स्टेट में एक सिविल कोड होना चाहिए, टेरिटरी में पूरे जो इंडिया है उसमें पूरा यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट कमिटेड है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के लिए, लेकिन इसमें वाइड स्केल कंसल्टेशन की अभी ज़रूरत है हमें। ओके, तो इस तरह से हमारा जो गवर्नमेंट है उनका स्टैंड चेंज होता रहता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, जो कि है यहाँ पे देखो MMDR एक्ट। ये MMDR एक्ट क्या है, ये देखो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट है। ये पहले 1957 का एक्ट था। इसमें एक अभी बिल आई थी बीच में, ठीक है, और इस बिल में कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट किए गए थे। ठीक है, कुछ अमेंडमेंट्स आए थे और इस अमेंडमेंट को लेकर गवर्नमेंट ने ये बिल जो थी सभी के सामने रखी थी, ड्राफ्ट था, और यहाँ पे सभी का यहाँ पे जो ओपिनियन है वो मांगा था गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो उसको लेकर केरला गवर्नमेंट जो है बड़ी नाराज है। तो बेसिकली MMDR है क्या, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो MMDR अमेंडमेंट बिल 2021 ये बिल थी, ठीक है, और इसका ड्राफ्ट अमेंडमेंट अभी रखा हुआ है पब्लिक डोमेन में, जो भी अपने सजेशन देना चाहे दे सकता है। तो ये जो बिल है ये माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 में कुछ अमेंडमेंट्स लाना चाहती है। अभी देखो कुल मिला के मैं बात बताऊं, सार बताऊं, तो ये अमेंडमेंट ये है कि यहाँ पे स्टेट्स के पास अभी बहुत पावर है इस एक्ट के अंतर्गत, 1957 वाले एक्ट के अंतर्गत माइंस एंड मिनरल्स को लेकर, लेकिन ये सारी पावर्स जो हैं इनको कम करके ज़्यादा पावर सेंटर को देने की कोशिश हो रही है इस बिल के थ्रू। अब ऐसा जब हो रहा है तो स्टेट्स तो प्रोटेस्ट करेंगे कि भैया ये तो हमारा एरिया है, आप क्यों ले रहे हो। ठीक है, तो सेम चीज़ हो रही है। अब देखो इसका पहला प्रोविजन है रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन एंड यूज ऑफ मिनरल्स। अभी तक क्या होता था कि कोई भी माइन है, ठीक है, कोई भी माइन है या मिनरल्स हैं, वहाँ पे कोई भी माइन या मिनरल को सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे कैप्चर कर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को भी लीज पे देके ये बोल सकती थी कि आप इसको सिर्फ एक यूज़ के लिए, जैसे एंड यूज़ के लिए ही यहाँ पे यूज़ करोगे। जैसे कि एक आयरन ओर की माइन है, उसको स्टील कंपनी को दे दिया, ठीक है, कि आप स्टील बनाने के लिए यही यूज़ करोगे। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन था एंड यूज़ वाला, ये खत्म हो गया है कि आप यहाँ पे मिनरल्स वगैरह को दूसरी चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़, ये कैप्टिव माइंस क्या है। कैप्टिव माइंस वो हैं जो यहाँ पे सरकार ने किसी कंपनी को दी हुई हैं, ठीक है, और बोला गया है कि आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो। तो कैप्टिव माइंस अगर उनके पास कोई मिनरल्स बचते हैं अपने यूज़ के बाद भी, उसको ये सेल कर सकते हैं।
तीसरी चीज़ कि जो ऑक्शन जो है अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट कराएगी। यानी कि अभी तक क्या होता था 1957 के एक्ट के अंतर्गत कि जो भी मिनरल्स को लेकर या माइंस को लेकर कंसेशन हुआ करते थे, यानी कि जैसे जो भी लीज पे देना है या लाइसेंस देना है, ये सब काम स्टेट गवर्नमेंट करती थी, ठीक है, स्टेट करता था। अब ये बिल क्या बोल रही है कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इनको एक डेडलाइन देगी कि आपको इस तारीख तक ये पूरा काम कर लेना है, ये लाइसेंसिंग लीजिंग वगैरह का काम कर लेना है। अगर आपने नहीं किया इतने टाइम पीरियड में ये काम, तो फिर ये जो पूरा अथॉरिटी है यहाँ पे अलोकेशन की, लाइसेंसिंग की, लीजिंग की, वो आ जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बाद बन जाएगी मालिक, और यहाँ पे माइन किसको लीज पे देनी है, किसको लाइसेंस देना है, ये सब काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ओके। चौथी चीज यहाँ पे स्टेचुटरी क्लियरेंस का ट्रांसफर। यहाँ पे अभी तक क्या होता था कि मान लो ए को कोई माइन दी गई है, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए, मान लो 10 साल के लिए इसको लीज पे दी गई है ए को ये माइन। ओके। अब इसके लिए कुछ स्टैट्यूटरी क्लियरेंस लेकर आए, जैसे कि यहाँ पे ए ने यहाँ पे पहले ही क्लियरेंस ली थी कि भैया हमको ये काम करना है, इसीलिए लॉ के थ्रू, यानी कि लेजिस्लेचर से, स्टेट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट से कुछ क्लियरेंसेस लिए थे, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री वगैरह से, और ये क्लियरेंसेस जो थे ये लॉ के फॉर्म में मिले थे। अब ये पहले क्या होता था कि यहाँ पे 1957 का लॉ ये बोलता था कि जब ए से बी को मिलेगा ये लीज पे, जैसे ए का 10 साल खत्म हो गया, बी की बारी आ गई, बी ने यहाँ पे खरीद लिया, ये लीज पे ले लिया, तो अब बी क्या कर सकता है, 2 साल तक तो ये पुराने क्लियरेंस को यूज कर सकता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे अपना नया क्लियरेंस, फ्रेश क्लियरेंस इसको लेना पड़ेगा। ये बोलता था 1957 का लॉ। अभी जो बिल आई है वो ये बोल रही है कि इसको बाद में लेने की जरूरत ही नहीं है, पुराने क्लियरेंस से ही काम चल सकता है। ओके। पांचवी चीज है कि एक्सटेंशन ऑफ लीजेस टू गवर्नमेंट कंपनीज। तो गवर्नमेंट कंपनीज को भी यहाँ पे लीजेस जो है दिए जा सकते हैं, और जैसे मान लो 10 साल के लिए लीज पे दिया, अब 10 साल के बाद गवर्नमेंट कंपनी चाहती है कि और उसे लीज में मिले, तो फिर से ऑप्शन कराने की जरूरत नहीं है, ये गवर्नमेंट कंपनी आगे का पेमेंट करे और फिर वापस से लीज पे ले ले। इस तरह के कुछ यहाँ पे अमेंडमेंट्स किए गए हैं, जिसको लेकर स्टेट्स जो हैं बड़े गुस्से में हैं। क्यों गुस्से में? क्योंकि पहले इकलौती अथॉरिटी एमएमडीआर एक्ट के अंतर्गत जो मिनरल्स एंड माइंस की अथॉरिटी हुआ करती थी वो सारी की सारी स्टेट के पास हुआ करती थी। अब इसको ट्रांसफर करने की कोशिश हो रही है सेंटर के पास, और इसीलिए यहाँ पे इशू खड़ा हो रहा है फेडरलिज्म को लेकर, और यहाँ पे जो राइट्स हैं स्टेट्स के उनको लेकर, इसीलिए यहाँ पे इतना बवाल मचा हुआ है। अब देखो यहाँ पे केरला क्या बोल रहा है। केरला गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल अपोज कर रहा है इस नए अमेंडमेंट का, ठीक है, और इनका कहना यह है कि ये स्टेट के जो राइट्स हैं उनको एकदम ब्रीच करता है। क्यों ब्रीच करता है? क्योंकि जो स्टेट जो ये माइंस वगैरह है, माइंस एंड मिनरल्स जो हैं किसी भी स्टेट के अंदर, वो यहाँ पे आते हैं स्टेट लिस्ट में। लिस्ट 2 जो है, देखो यहाँ पे याद रखना, 7th शेड्यूल जो है हमारा देश का, 7th शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल, इसमें 3 लिस्ट है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। इसमें स्टेट लिस्ट में आता है ये माइंस एंड मिनरल्स वाली चीज। ओके। और उसके अलावा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो हो ही गया, और साथ में 243 आर्टिकल, सॉरी 243 नहीं, 246 जो है, 246 क्लॉज 3, वो भी ये बोलता है कि स्टेट असेंबली ही लॉज बनाएगी इन मिनरल्स के ऊपर। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोला हुआ है, तो सेंटर कैसे अपने हिसाब से इसको चेंज कर रहा है? तो यहाँ पे केरला गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो अमेंडमेंट प्रपोज है ये बिल्कुल एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, गलत है, ठीक है। अब ऐसा केरला को क्यों इतनी तकलीफ हो रही? क्योंकि केरला जो है एक बड़ा सोर्स है, एक बड़ा यहाँ पे इनके पास रिसोर्स है मिनरल्स को लेकर, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें एटॉमिक मिनरल्स की, तो यहाँ पे इनके पास एक बड़ा सोर्स है। इसके साथ केरला में आपको पता होगा बीच सैंड बहुत है, जो बीचेस पे सैंड होती है वो बहुत है, और इस बीच सैंड में मिनरल्स बहुत मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे केरला जो है, केरला में आप देखोगे मोनाजाइट सैंड जो है वो बहुत ज़्यादा है, और मोनाजाइट सैंड के साथ साथ रेयर अर्थ मिनरल्स भी यहाँ पे बहुत मिलते हैं। और इसके ऊपर पहले सिर्फ केरला स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी हुआ करती थी, अब ये अथॉरिटी धीरे धीरे सेंटर की तरफ जा रही है, तो केरला गवर्नमेंट को तो तकलीफ होगी ही सही। अच्छा, अब ये एक्ट में जो चेंजेस लाने की बात हो रही है, अमेंडमेंट, ये क्यों हो रही है? तो देखो एलिगेशन ऐसे लगते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो इसमें लीकेज करते हैं, करप्शन करती हैं। स्टेट्स जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, वो अपने अपने बंदे को ही या अपने बंदे की कंपनी को ही ये कॉन्ट्रैक्ट्स देती हैं, लीज पे देती हैं, और मान लो उनकी कंपनी, उनकी जो चाहते हैं कि इस कंपनी को मिले, वो कंपनी अगर नहीं जीत पा रही है ऑक्शन, तो फिर ये टाल देते हैं, उस पूरे ऑक्शन को ही टाल देते हैं, डिले करने लगते हैं। तो ये सब चीज़ों से क्या होता है कि पूरा, एक तो रिसोर्सेज नहीं हो पा रहे, और जो इकोनॉमी जनरेट होनी चाहिए मिनरल्स के थ्रू वो नहीं हो रही, ठीक है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने चाहा है कि हम थोड़ा अमेंडमेंट करके थोड़ी पावर सेंटर को भी दें, जिसका विरोध कर रही हैं स्टेट गवर्नमेंट। ओके। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, अफ्रीकन स्वाइन फीवर रिपोर्टेड इन कन्नूर। तो देखो यहाँ पे कन्नूर में अफ्रीकन स्वाइन फीवर मिला है, इसके पहले वयनाड में भी मिल चुका है केरला के, ठीक है, जहाँ पे 500 पिग्स को कल करना पड़ा था, यानी कि मौत के घाट उतारना पड़ा था, मारना पड़ा था। क्यों? क्योंकि इनको अफ्रीकन स्वाइन फीवर हो गया था, और ये बड़ा ही कॉन्टेजियस फीवर
फीवर है, अगर कोई दूसरा पिग इनके कांटेक्ट में आएगा तो उसको भी स्वाइन फीवर, ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर हो जाएगा। और हेमोरेजिक है, यानी कि ब्लड को यहाँ पे इन्फेक्ट कर देता है और साथ में इससे बचने का कोई तरीका नहीं है, सिर्फ यही है कि आप जिनको इन्फेक्शन हो चुका है उनको मार दो सो दैट ये आगे ट्रांसमिट ना हो, ठीक है। तो अभी प्राइवेट पिग फार्म में ये हो गया है और यहाँ पे दूसरे भी जो प्राइवेट पिग फार्म हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया है कि आप भी 24 आवर्स के लिए क्वारंटीन में रख दो अपने सभी पिग्स को और मूवमेंट वगैरह बिल्कुल बंद कर दो पिग्स का। ये सब बातें अभी हो रही है, ठीक है। इससे पहले नॉर्थ ईस्ट में भी आ चुका है हमारे देश के ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर। अब अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में कुछ चीज़ें जान लो। ये सबसे पहले बहुत ही कॉन्टेजियस और बहुत ही फैटल एनिमल डिसीज है, ठीक है, जो डोमेस्टिक और वाइल्ड पिग्स में हो सकता है। हेमोरेजिक फीवर है, यानी कि ब्लड को बेसिकली इन्फेक्ट करता है। पहली बार अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ था 1920s में, इसीलिए अफ्रीकन स्वाइन फीवर बोला जाता है। इसकी मोर्टेलिटी जो है यानी कि डेथ रेट जो है लगभग 100% ही है, यानी कि इस फीवर का कोई क्योर नहीं है। सिर्फ एक ही क्योर है, एक ही चीज़ है जिससे आप इसको रोक सकते हो कि जिन भी एनिमल्स को इसने इन्फेक्ट कर दिया है उसको आप कल कर दो, यानी कि उनको मार दो। ओके, अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि देयर आर नो अप्रूव्ड वैक्सीन, कोई वैक्सीन भी नहीं है जिससे आप अपने पिग्स को या अपने एनिमल्स को बचा सको इससे। ओके, आगे बात करते हैं। तो देखो अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है ये कैसे फैलता है। फैलने के लिए देखो यहाँ पे मेन तो यही है कि पिग टू पिग ट्रांसफर होता है एनिमल्स के थ्रू, लेकिन बायोलॉजिकल वेक्टर इसका सॉफ्ट टिक्स को माना जाता है, जो ये इंसेक्ट्स होते हैं इनके थ्रू ये फैलता है। और यहाँ पे ये जो वायरस है ह्यूमंस को नहीं फैल सकता, ह्यूमंस को ट्रांसमिट नहीं हो सकता, ये एक अच्छी सी चीज़ है। हाँ, दूसरी चीज़ ये भी है कि वैक्सीन्स इसके लिए कोई भी नहीं बनाई गई अभी तक। और जैसे मान लो ये कंटैमिनेटेड पिग है, ओके, और ये सही हेल्दी पिग है, अगर इनका थोड़ा भी कॉन्टैक्ट हुआ तो इसको भी यहाँ पे अफ्रीकन स्वाइन फीवर हो जाएगा। कंटैमिनेटेड थिंग्स से हो सकता है, ठीक है। अगर ये कोई भी किचन वेस्ट है या फिर फूड रेसिड्यूज है या फिर इन्फेक्टेड एनिमल्स का मीट है, अगर यहाँ पे ये कंज्यूम किया जाता है तो इनको हो सकता है। इसके अलावा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो सकता है। अगर कोई जो पिग है उसकी डेथ हो चुकी है, कैरकैस है उसका बॉडी है, उसके वो भी इन्फेक्टेड था, ठीक है, और इसके कॉन्टैक्ट में अगर कोई हेल्दी पिग आता है तो उसको भी अफ्रीकन स्वाइन फीवर हो सकता है। तो बड़ा ही कॉन्टेजियस है, ज़रा से में फैल जाता है। ओके, अब सिम्टम्स क्या हैं, देखो स्किन पे रेडनेस हो जाना, बहुत तेज़ फीवर, हाई फीवर होना, वॉमिटिंग होना, डायरिया होना, ये सब जो है ये इसके सिम्टम्स हैं। और इसमें 6 to 13 डेज में वैसे भी डेथ हो जाएगी, तो इसीलिए कल कर देना इन एनिमल्स को ज़्यादा बेटर, यहाँ पे क्राइटेरिया ज़्यादा बेटर प्रिवेंशन माना जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वैसे भी इनके 6 to 13 डेज में डेथ हो ही जाएगी। अब देखो ये कहाँ कहाँ पे एशियन कंट्रीज में कहाँ कहाँ फैला है। मंगोलिया में, नॉर्थ कोरिया, चाइना में, वियतनाम में, लाओस में, और स्पेशली वियतनाम में तो बहुत ज़्यादा फैला था, ठीक है। और अब धीरे धीरे इंडिया में भी आ गया था नॉर्थ ईस्ट के रास्ते, और अभी साउथ में पूरा फैला हुआ है। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। इंडियन एयरफोर्स टू टेक पार्ट इन पिच ब्लैक इन ऑस्ट्रेलिया। तो देखो कल हमने एक मिलिट्री एक्सरसाइज की बात की थी जिसका नाम था अल नाजा, ओके, अल नाजह 4। ये ओमान के साथ हमारी इंडियन आर्मी की एक एक्सरसाइज थी, मिलिट्री एक्सरसाइज। वैसे ही पिच ब्लैक जो है ऑस्ट्रेलिया की एक्सरसाइज है, जिसमें कई सारे लोग, कई सारे कंट्रीज जो हैं, लगभग 16 और देश यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। इस पिच ब्लैक एक्सरसाइज में इंडिया का जो एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स ने भी पार्टिसिपेट किया है। और ये जो पिच ब्लैक एक्सरसाइज है कहाँ पे हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स इसकी होस्ट है और हर 2 साल में होती है, ये याद रखना है, ठीक है। और मल्टीलेटरल है क्योंकि सिर्फ 2 कंट्रीज के बीच में नहीं हो रही है, लगभग 16 to 18 कंट्रीज इसमें शामिल होंगी। ओके, आगे बात करते हैं। तो देखो कुछ और इंपॉर्टेंट जॉइंट फोर्सेस एक्सरसाइज हैं, एयरफोर्स की जॉइंट एक्सरसाइजेस, जैसे इंद्रधनुष या रेनबो है, ये इंडिया और यूके की एयर एक्सरसाइज है, ठीक है। फिर उसके बाद गरुड़ा है, इंडिया और फ्रांस की है। एविया इंद्र है, इंडिया और रशिया की। एक्सरसाइज रेड फ्लैग है, इंडिया और यूएस की। सियाम भारत जो है इंडिया और थाईलैंड के एयरफोर्स की है। डेजर्ट ईगल इंडिया और यूएई की है। और ईस्टर्न ब्रिज है इंडिया ओमान की, इसको याद रखना है। ईस्टर्न ब्रिज इंडिया ओमान, डेजर्ट ईगल इंडिया एंड यूएई, सियाम जो है ये इंडिया और थाईलैंड है। रेड फ्लैग इंडिया एंड यूएस है। एविया इंद्र इंडिया और रशिया है। गरुड़ा जो है इंडिया और फ्रांस है। और इंद्रधनुष इंडिया एंड यूके है। ओके, बहुत अच्छे से याद रखना है, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आगे बात करते हैं नॉर्मल रेनफॉल इन अगस्त एंड सितंबर, आईएमडी। तो आईएमडी जो है इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, और ये कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में आता है। इसका काम है कि ये पता लगाएगा रेनफॉल के फोरकास्ट के बारे में। ओके, तो अभी देखो इन्होंने क्या है, इनका कैसा क्राइटेरिया रहता है, ये लॉन्ग पीरियड एवरेज के फॉर्म में यहाँ पे पता लगाते हैं कि क्या होने वाला है इस साल, कितनी रेनफॉल होने वाली है। तो ये लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या है,
लास्ट 50 सालों में 50 ईयर्स में जितनी भी रेनफॉल हुई है उसके एवरेज के बेसिस पे ये लॉन्ग पीरियड एवरेज निकाला जाता है। और WMO यानी कि वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये बोलती है कि लॉन्ग पीरियड एवरेज को हर 10 साल में हमको अपडेट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारा देश भी ये करता है अपडेशन। अब इसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, जैसे नॉर्मल रेनफॉल हो गया, फिर उसके बाद हाई रेनफॉल हो गया, अंडर रेनफॉल हो गया, या बिलो नॉर्मल रेनफॉल हो गया, ये सारी चीज़ें। अब जैसे देखो नॉर्मल रेनफॉल की बात करें तो अगर ये 96 से 104% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज हमको रेनफॉल हो रही है तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ नॉर्मल रेनफॉल, ओके। इसके बाद देखो दूसरा है बिलो नॉर्मल। बिलो नॉर्मल क्या होता है? बिलो नॉर्मल होता है 90 टू 96% अगर रेनफॉल हो रही है लॉन्ग पीरियड एवरेज की, दैट इज बिलो नॉर्मल। अबव नॉर्मल क्या होता है कि अगर 104 से लेके 110% तक लॉन्ग पीरियड एवरेज की बारिश हो रही है तो ये अबव नॉर्मल है। इसमें देखो डिफिशिएंट का मतलब है, डिफिशिएंट मतलब 90% से भी कम हो, और एक्सेस का मतलब है 110% से भी ज़्यादा हो, ओके। ये कुछ यहाँ पे क्राइटेरियाज हैं जो आपको याद रखने हैं। नॉर्मल क्या होता है, अबव नॉर्मल, बिलो नॉर्मल, ये सब क्या है। अच्छा, जो लॉन्ग पीरियड एवरेज अभी हमारा चल रहा है ये किसके किसके बीच में, 1971 से लेके यहाँ पे 2020 तक का जो हमारा 50 सालों का एवरेज हमने निकाला हुआ है वो है 87 सेंटीमीटर, ओके। 87 सेंटीमीटर अभी हमारा लॉन्ग पीरियड एवरेज चल रहा है। तो 87 सेंटीमीटर का अगर मान लो 90 टू 96% यहाँ पे रेनफॉल होती है तो बिलो रेनफॉल है, बिलो नॉर्मल रेनफॉल है, ओके। और अगर 104% से ज़्यादा रेनफॉल होती है तो अबव नॉर्मल रेनफॉल है। तो यहाँ पे 87% के हिसाब से निकाला जाएगा कि कितनी क्या रेनफॉल हो रही है। अभी न्यूज़ ये है कि अभी का ये पता चला है कि नॉर्मल रेनफॉल होने वाली है अगस्त और सितंबर में सभी पार्ट्स इंडिया के इसमें, लेकिन यहाँ पे ईस्टर्न इंडिया जो है उसको छोड़कर, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि जो हमारा वेस्टर्न इंडिया है ना, वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है, राजस्थान वगैरह वाला एरिया, वहाँ पे बिलो नॉर्मल आपको यहाँ पे रेनफॉल देखने को मिल सकती है। और जो ईस्ट है और नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे भी, ओके। तो ये मेजर चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। दूसरी चीज़ ये बोली जा रही है कि इस बार नॉर्मल रेनफॉल क्यों आ रही है, क्योंकि हमारे देश में ला नीना, अभी ला नीना की स्थिति बनी हुई है। ला नीना जो है ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर रहता है अच्छी रेनफॉल का, अच्छे मानसून का। और एक और होता है यहाँ पे अल नीनो। अगर अल नीनो जैसी सिचुएशन होती है तो यहाँ पे नेगेटिव इंडिकेटर ही बन जाता है हमारी रेनफॉल, हमारे मॉनसून के लिए। और इसके अलावा एक और होता है इंडियन ओशन डायपोल। अगर इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव है तो वो भी हमारे मॉनसून के लिए एक पॉजिटिव चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन अभी इंडियन ओशन डायपोल जो है वो नेगेटिव चल रहा है तो हमारे मॉनसून के लिए ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन हमारे मॉनसून के लिए ला नीना अभी है, प्रेजेंट है, पॉजिटिव है, इसीलिए ये एक अच्छी चीज़ है। और ला नीना का इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए इंडियन ओशन डायपोल से ज़्यादा फर्क हमको नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताना कि आप क्या समझते हो ला नीना से, अल नीनो से, और ला नीना, अल नीनो और हमारा इंडियन ओशन डायपोल से आप लोग क्या समझते हो, ये मुझे बताना। ये अलग अलग ओशंस की एक सिचुएशन होती है जिसके हिसाब से हमारा मॉनसून इफेक्ट होता है। आप लोग मुझे बताओ कि आपको पता है, और अगर नहीं पता है तो मैं इसको लेकर एक अलग सेशन आपके लिए लेकर आऊँगी, ओके। तो यहाँ तक की ही बात थी हमारी। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ला नीना, अल नीनो और इंडियन ओशन डायपोल के बारे में, ओके। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना अपने आंसर्स, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।